नमस्कार बच्चों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में प्रकाशिकी बोला जाता है, उसके बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो अपन क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक क्लास को ले जाएंगे। तो आप इस सेशन के अंत तक जरूर बने रहे। आपके मन में जो भी डाउट चले इस चैप्टर से संबंधित वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। साथियों, ये क्लास स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप में और यूट्यूब पर दोनों पर संचालित है। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। ऐप वाले विद्यार्थी ऐप के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब वाले विद्यार्थी यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके मन में चल रहे हो, रिप्लाई के माध्यम से मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो साथियों अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो बेसिक है वो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है वो है ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में बोला जाएगा प्रकाशिकी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रकाश की। तो प्रकाश जो है दोस्तों, उस पर बहुत से वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया, रिसर्च किया और उसके आधार पर कुछ नियम निकाले। हालांकि इस टॉपिक पर, प्रकाश पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो ये एक रिसर्च का विषय अभी भी बना हुआ है। तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में बात करें तो जो प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति शोध का एक बड़ा विषय रही है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न है। यानी प्रकाश की जो प्रकृति है उस पर अभी भी शोध चल रहा है और अभी तक जो शोध किए गए, जो रिसर्च किए गए, उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकला है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए, उसके बारे में दोस्तों अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकाश है उसका कणिका सिद्धांत जो है बच्चों, वो न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। यानी यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूटन। इसके बाद प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है बच्चों, वो हाइगेन ने दिया। किसने दिया? हाइगेन ने। बहुत सी बुकों में इसका नाम हाइगेन है और बहुत सी बुकों में हाइगन है, तो इसका आप ध्यान रखना। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन ने। कणिका सिद्धांत मतलब प्रकाश कण के रूप में गति करता है और प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, और क्वांटम प्रभाव की व्याख्या। इन दोनों प्रभावों की जो व्याख्या है दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? क्वांटम सिद्धांत। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ करें तो डी ब्रोगली का जो नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी है। इस नियम के अनुसार, जो डी ब्रोगली है उनके नियम के अनुसार, प्रकाश की जो प्रकृति होती है द्वैत होती है। यानी प्रकाश 2 प्रकार से गति कर सकता है, कण के रूप में और तरंग के रूप में। ये किसने बोला? वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बोला। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति जो नेचर होता है वो कौन सी होती है? ड्यूल नेचर होती है, 2 प्रकार की होती है, कण और तरंग। तो दोस्तों, ये कुछ नियम है जो कि प्रकाश के रिसर्च के दौरान प्राप्त किए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आपके एग्जाम में जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 10, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। जो हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है दोस्तों, वह है प्रकाशिकी। क्या है? प्रकाशिकी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो प्रकाशिकी किसे बोलते हैं? कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति तथा इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की वह शाखा जहां पर हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि जो प्रकाश गति कर रहा है वह कण के रूप में गति कर रहा है या तरंग के रूप में गति कर रहा है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो साथियों, ऑप्टिक्स जो प्रकाशिकी है इसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति यानी उसके नेचर के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश कण के रूप में गति कर रहा है या तरंग के रूप में गति कर रहा है। साथ ही प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके गुणों का? जिस प्रकार से आपके गुण हैं, मेरे गुण है, कौन सा इंसान कैसा है, उसका नेचर क्या है, अपने गुणों के बारे में कोई सामने वाला पर्सन बता सकता है। उसी प्रकार प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे? ऑप्टिक्स में। तो यहाँ से ऑप्टिक्स जो प्रकाशिकी है बच्चों, उसकी डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि प्रकाशिकी किसे कहा जाता है। तो प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें
प्रकाश की प्रकृति व उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो दोस्त के प्रकाश के गुण के बारे में अपन बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं बच्चों? तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, और तरंग दैर्घ्य के बारे में आपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों, वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अलावा बात करें सेकंड गुण की, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी निर्वात क्या होता है बच्चों? ऐसा स्थान जहां पर हवा पानी वगैरह कुछ भी ना हो, उसे निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है बच्चों, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक भी आप याद रखना, और मात्रक के साथ साथ वैल्यू भी याद रखना। यहाँ से भी एक नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, और ये पूरा मिलाकर 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्टिक्स की परिभाषा बताओ और प्रकाश के गुण बताओ। ठीक है, और अगला जो नियम है बच्चों, प्रकाश का जो गुण है अगला, वह क्या है कि माध्यम बदलने पर वेग एवं तरंग दैर्घ्य तो बदल जाते हैं, पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि प्रकाश का अगर माध्यम चेंज होगा, यानी प्रकाश अगर हवा से पानी में गति करेगा या पानी से हवा में गति करेगा, इसका माध्यम चेंज हो रहा है, तो प्रकाश का माध्यम चेंज होने पर उसका वेग और तरंग दैर्घ्य तो बदल जाएंगे, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके बारे में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, वो कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश का अगर माध्यम बदल जाता है तो वेग और तरंग दैर्घ्य तो बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है और प्रकाश के गुण क्या है, और प्रकाश से रिलेटेड कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या नियम दिए। ठीक है, पूरे चैप्टर को अपन पीपीटी के माध्यम से बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल। तो आप अंत तक जरूर बने रहें, और कमेंट के माध्यम से आपकी राय हमारे साथ जरूर साझा करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो ये पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। दोस्तों ये कांच है, क्या है? कांच। कांच वही कांच जो घरों में अपन शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं। हालांकि कांच अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। लेकिन जब प्रकाश की किरण इस कांच से टकराएगी और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी ये हवा से आ रही है तो वापस हवा में चल गई, अगर ये पानी से आ रही है तो वापस पानी में चल गई, यानी इसके माध्यम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तन। दोस्तों जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण बोला जाता है, और जो वापस जाती है उसे परावर्तित किरण बोला जाता है। और दोस्तों जिस बिंदु पर यह टकराएगी उस बिंदु पे मैंने 90 डिग्री पर एक लंब खींच दिया। क्या खींच दिया? एक लंब खींच दिया, जिसे अभिलंब बोला जाता है। तो ये आपतित किरण जो आ रही है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी इसे आपतन कोण कहा जाता है। और जो परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर आप क्लास 10 में भी पढ़ के आए हो, जिन्होंने 10 में साइंस अच्छे से पढ़ी होगी उसे तो ये सब कुछ आता होगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके क्लास 10 में भी था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो परावर्तन की घटना होती है उसके कुछ नियम होते हैं। वहां पे एक नियम ये भी है कि जो आपतन कोण है I, ये परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यह घटना क्या होगी? परावर्तन होगी, यानी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे, तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करें दर्पण की बात करते हैं। अब दर्पण क्या होता है? तो एक कांच की पट्टिका होती है जिस पर लेप कर दिया जाता है। कांच की पट्टिका पर अपन लेप कर देंगे एक साइड पे तो वो दर्पण बन जाता है, और जो लेप करते हैं अपन वह अलग अलग पदार्थ का कर सकते हैं। तो यहाँ पे दर्पण की बात करें
तो रजत लेपित सिल्वर कोटेड कांच की पट्टिका, यानी एक कांच की पट्टिका है, उस पर अपन ने सिल्वर का यानी चांदी का लेप कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। अब दोस्तों दर्पण की अपन ने बात कर ली। अब आगे बात करें कि परावर्तन से प्रकाश के वेग, तरंग दैर्ध्य व आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ के निकल के आ रहा है कि परावर्तन की जो घटना होती है उससे प्रकाश के वेग में, उसके तरंग दैर्ध्य में और उसकी आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वहां पर जब माध्यम चेंज नहीं हो रहा तो उसका वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती चेंज नहीं हो सकती। अभी कुछ ही देर पहले अपन ने पढ़ा था कि वेग और तरंग दैर्ध्य तो बदल रहे थे, आवर्ती नहीं बदल रही थी, लेकिन वो कब हो रहा था, जब माध्यम चेंज हो रहा था। यहाँ पे परावर्तन की घटना में माध्यम चेंज नहीं होता, वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश का वेग भी चेंज नहीं होगा, तरंग दैर्ध्य भी चेंज नहीं होगा और आवर्ती भी चेंज नहीं होगी। ये ध्यान रखना किसमें, परावर्तन की घटना में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलें, आगे बात करें। ठीक है, तो आगे देखो अगले टॉपिक के बारे में अपन बात करें, एक मिनट। तो दोस्तों केवल तीव्रता घट सकती है। अगला टॉपिक क्या, अपना अगला पॉइंट क्या है इस टॉपिक का, केवल तीव्रता घट सकती है, यानी वेग, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो चमक है, प्रकाश की चमक है, वो घट सकती है टकराने के बाद, यानी चमक को बोला जाता है तीव्रता। क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता। तो तीव्रता घट सकती है, बाकी औरों में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि माध्यम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों परावर्तन के नियम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे आपतन कोण का मान परावर्तन जो कोण होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम एवं प्रकार। परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं और परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन परावर्तन के नियम की बात करें। अगर ये टॉपिक हेडिंग आपको नहीं दिख पा रहा हो लाइट की वजह से तो मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो परावर्तन के नियम और प्रकार की अपन बात करें तो परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का कि परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम लिखो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो परावर्तन का पहला नियम है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि अपन ने भी पढ़ा था, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है, यानी बोर्ड कौन से तल में है, एक्स वाई तल में। मैथमेटिक्स के आपके अंदर पढ़ा होगा, उसमें 3 तल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। 2D की बात करें और 3D की बात करें तो 3 तल, एक तल होता है एक्स वाई जेड, दूसरा तल होता है एक्स जेड वाई। ठीक है, या इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो 2D में अलग तल होते हैं, 3D में अलग तल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2D की अपन बात करें, बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है तो ये एक्स वाई तल में है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकंड नियम जो अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। ये तो पहला नियम हो गया। ये दूसरा नियम, कोण आई बराबर दे रखा है कोण आर के। ठीक है, ये हमेशा बराबर रहेंगे, यानी आपतन कोण का मान किसके बराबर रहेगा, परावर्तन कोण के। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें परावर्तन के प्रकार की, तो परावर्तन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परावर्तन, 2 प्रकार के। अगला टॉपिक क्या है अपना, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो परावर्तन है वो तो नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है, नियमित परावर्तन है। और दूसरा परावर्तन है जो है बच्चों वह है विसरित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में ढंग से आप यहाँ पे समझना। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। इधर देखो बच्चों, ये मान लो एक कांच की पट्टिका है, ये क्या है, कांच की पट्टिका है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लेपित कर दिया इसे, तो ये कांच की पट्टिका दर्पण बन गया। यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई जिसे आपतित किरण बोला जाता है।
और यहाँ से टकराकर ये एक निश्चित दिशा में चली गई। कौन सी दिशा में चली गई? एक निश्चित दिशा में चली गई। जैसे दूसरी किरण आई और ये भी आके एक निश्चित दिशा में चली गई। तीसरी किरण आई और ये भी आके एक निश्चित दिशा में चली गई। तो जब प्रकाश की किरण आपतित होती है और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो परावर्तन की ऐसी घट परावर्तन का ऐसा प्रकार जो है वह नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। और यदि आपतित किरण टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में चल जाती है, इधर उधर चल जाती है, एक निश्चित दिशा में नहीं जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? विसरित परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरित परावर्तन। अब दोस्तों अगर ये जो अगर ये सतह जो है दर्पण की ये समतल रही तो ये निश्चित दिशा में जाएगी, और अगर ये सतह जो है ये समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, जैसे ये उबड़ खाबड़ सतह है और इसको लेप कर दिया मैंने, तो जो प्रकाश की किरण आएगी परावर्तन के साथ कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, यानी इनकी दिशा फिक्स नहीं है। परावर्तन के पश्चात अनिश्चित दिशा में चली जाती है। तो ये परावर्तन की घटना कौन सा परावर्तन कहलाता है? विसरित परावर्तन। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब प्रकाश चिकने तल यानी दर्पण पर गिरता है और एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश खुरदरे तल, दीवार या कागज पर गिरता है, दर्पण भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, गिरता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, तो कौन सा परावर्तन कहलाता है? विसरित परावर्तन। तो दोस्तों हमने इस टॉपिक में बात करी परावर्तन के नियम के बारे में और परावर्तन के प्रकार के बारे में। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं, आगे बात करें। तो आगे जो अगला टॉपिक है हमारा वह है दर्पण और दर्पण से संबंधित शब्दावली, यानी कांच जो होते हैं, दर्पण जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक उस दर्पण से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो एक समतल दर्पण होता है। इस समतल दर्पण में जो तल होता है दर्पण का वो समतल होता है, यानी जिस कांच के अंदर अपन घरों में शक्लें देखते हैं, अपनी जो शक्ल नजर आती है आपको, वह कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। अगर मैं दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं तो आपका प्रतिबिंब, जो आपकी परछाई नजर आएगी, जो शक्ल नजर आएगी कांच के अंदर, वह भी 5 मीटर की दूरी पर ही नजर आएगी। तो ऐसा दर्पण जो है वो समतल दर्पण कहता है। यानी घरों में यूज होने वाला जो दर्पण होता है दोस्तों, जिसमें अपन शक्ल देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है। इसके अलावा एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो एक गोला है और बहुत बड़े गोले में से मैंने एक पार्ट काट लिया। उस पार्ट को काटने के बाद मैंने इसकी अंदर वाली सतह को लेपित कर दिया, सिल्वर से, रजत से, किसी से भी लेपित कर दिया, इस पर लेप कर दिया, रजत लेपित पदार्थ यानी रजत की सिल्वर की कोटिंग मैंने कर दी। तो यहाँ पे कोटिंग करने के बाद जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात इधर चले जाएगा और इसकी बाहरी सतह के द्वारा प्रकाश की किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। यानी जो परावर्तन हो रहा है वह इसकी बाहरी सतह के द्वारा हो रहा है। तो ऐसा दर्पण जब प्रकाश की किरण का परावर्तन उसकी बाहरी सतह के द्वारा होता हो और अंदर वाली सतह को अपन लेपित कर देंगे, लेप लगा देंगे, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो बाहरी सतह से क्या होता है? इसमें परावर्तन होता है और भीतरी सतह से रजत से लेपित कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर के अलावा किसी और की भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके उल्टे की अगर बात करें, अपन बाहर की सतह को लेपित कर दे और अंदर वाली सतह से परावर्तन हो, तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। तो ये डायग्राम जो हमें स्क्रीन पे दे रखा है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये है उत्तल दर्पण का। इसका एग्जाम्पल है, इसका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे उत्तल दर्पण का। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में भीतरी सतह से परावर्तन होगा और बाहरी सतह पर सिल्वर की कोटिंग कर देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारा है, जो दर्पण से संबंधित शब्दावली, उसके अपन बात करें तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है वक्रता केंद्र। पहला टॉपिक क्या आता है? वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? तो बच्चों ये दर्पण जिस गोले से बना है, ये दर्पण
यह दर्पण जिस गोले से बना है उस गोले का जो केंद्र होता है वह कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये सी बना रखा है, यहाँ पे ये बड़ा सा गोला है और उस बड़े से गोला का जो केंद्र है सी, इसे बोला जाता है वक्रता केंद्र। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों दर्पण के ध्रुव की बात करें, सेकंड पॉइंट आता है अपना यहाँ पे ध्रुव। ध्रुव किसे कहा जाता है? तो दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है बच्चों, उसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी जो दर्पण अपन ने काटा, जो एक कांच दर्पण बनाया उस गोले को काट कर, तो इस दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है इस दर्पण का, ये कहलाता है ध्रुव और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? ये ध्रुव कहलाता है। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां तक पिक्चर आपकी क्लियर होगी होगी। अब दोस्तों इस दर्पण से इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, ये क्या रखी हुई है? वस्तु। तो इस वस्तु से एक किरण तो इस अक्ष के समांतर की, ये बिल्कुल सीधी जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो रही है यार ना। ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? ये मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र जिस अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव जिस अक्ष पर स्थित होता है, उस अक्ष को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर जब इस वस्तु से प्रकाश की किरण आपतित होगी तो ये परावर्तन के पश्चात टकरा कर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, एक बिंदु से क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी। तो एक प्रकाश की किरण जो इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात ऐसे गुजर रही है, और जब मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, और उस बिंदु को बोला जाता है, जिससे ये जाती हुई प्रतीत होगी, उससे बोला जाता है फोकस बिंदु। क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु। और दोस्तों दर्पण के ध्रुव पी से इस फोकस बिंदु की जो दूरी होती है, इसे बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एफ से। तो मेरे हिसाब से वक्रता केंद्र आपका क्लियर हो गया होगा, ध्रुव आपका क्लियर हो गया होगा, ध्रुव किसे कहा जाता है, फोकस बिंदु किसे कहा जाता है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, और फोकस दूरी किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भी टॉपिक अपन पढ़े उसे डीपली और अच्छे से समझते हुए पढ़ना चाहिए। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी ना भूलोगे, और रट के पढ़ोगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बचपन में प्यासे कौवे की कहानी पढ़ते थे, रट रट के एग्जाम में लिखते थे, तो बहुत सी बार कौवा बिना पानी पिए उड़ जाता था। ठीक है, तो वैसी घटना यहाँ पे घटित नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फोकस दूरी की मैं बात करूं तो स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, और फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। अब दोस्तों इस केंद्र से, इस वक्रता केंद्र से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बराबर आर बाई टू। क्या होता है फॉर्मूला फोकस दूरी का? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एफ बराबर होगा आर बटा दो। क्या होगा? आर बटा दो। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, या इस फॉर्मूले पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। या तो फोकस दूरी दे देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, और वक्रता त्रिज्या दे देगा तो फोकस दूरी पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होता है आर अपॉन टू। क्या होता है बच्चों? आर अपॉन टू। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके मन में चल रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, रिप्लाई के माध्यम से मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? जैसे हम कांच के सामने खड़े हुए हैं तो हमारी शकल जो कांच में नजर आएगी वो कहलाएगा प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। और किसकी शकल देख रहे हैं? अपनी। तो अपन क्या कहलाएंगे? वस्तु। तो वस्तु से प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बनता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए पहले कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी प्रतिबिंब अच्छे से बनेगा।
तो उसके क्या क्या नियम होता है उसके बारे में दोस्तों अपन इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर 4 नियम दिए हुए हैं और ये चारों नियम हमें अच्छे से आना चाहिए, तभी प्रतिबिंब अच्छे से बनेगा और हमें ध्यान रहेगा कि कहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या है बच्चों? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, जिस पर ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। दोस्तों जब दर्पण उत्तल रहेगा तो ये गुजरती हुई प्रतीत होगी, और जब दर्पण अवतल रहेगा तो ये वास्तव में गुजरेगी भी सही। इस वाले डायग्राम में तो गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे ये वास्तव में भी गुजरेगी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य फोकस कहलाता है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, या मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो कहां से गुजरती है वो? परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक पिक्चर आपकी क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरे नियम की अपन बात करें तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बात करें पॉइंट नंबर सेकंड की, नियम नंबर सेकंड की। तो फोकस एफ से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों जब प्रकाश की जो आपतित किरण है अगर वो मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, और यदि वो मुख्य फोकस पर ही आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे होगी मुख्य अक्ष के समांतर? अभी बात करेंगे, अभी आप नियम याद रखो। अभी जब अपन प्रतिबिंब बनाएंगे तो इनका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी, और अगर फोकस बिंदु से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरे नियम की अपन बात करें तो यदि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ में वापस लौट जाएगी। यानी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से आ रही है, उस पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह जिस माध्यम से आई थी या जिस पथ से आई थी, माध्यम तो नहीं बोलेंगे, जिस पथ से आई थी वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। यह तीसरा नियम हो गया प्रतिबिंब निर्माण का। इसके बाद दोस्तों नियम नंबर 4 की अपन बात करें तो ध्रुव पी पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर समान कोण बनाती हुई क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इसका क्या मतलब है देखना, जैसे ये ध्रुव है पी, अब एक प्रकाश की किरण इस ध्रुव पर कोई कोण बनाते हुए आई अभिलंब से। ठीक है, तो जो कोण इसने बनाया वही कोण किसके साथ बनाए? वही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के दूसरी ओर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष का एक ओर है, ये दूसरी ओर है, तो दूसरी ओर उतना ही समान कोण बनाती हुई क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 4 नियम थे जो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है, और चारों नियम आपके क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा करना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे बता रखे हैं पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट, उसे आप जरूर देखें, वहां से पेपर पछता ही पछता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से पिक्चर क्लियर होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, एक बार देख लो आप इसे अच्छे से, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बन सकता है। तो दोस्तों 6 स्थितियां यहाँ पे दे रखी है, यानी 6 स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है।
वन बाय वन सभी स्थितियों को अपन डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। कंडीशन नंबर 1 की अपन बात करें तो यदि बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब उसकी शक्ल कैसी नजर आएगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर बनेगा और वो बिल्कुल बिंदुवत बनेगा। यानी वस्तु कितनी ही बड़ी हो लेकिन उसका प्रतिबिंब एक बिंदु के समान नजर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है समतल दर्पण में तो जैसे अपन है वैसे दिखेंगे कांच के अंदर भी, लेकिन ये जो अवतल दर्पण है उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये एग्जाम पूछा जा सकता है कि वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, और कैसा बनेगा, बिंदुवत। और वाकई में बनेगा, अगर वाकई में प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और वस्तु से उल्टा बनेगा। कौन सा बनेगा, उल्टा। अगर वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। अब कैसे बनेगा इधर देखना, पहले डायग्राम। ये एट इन्फिनिटी यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है, ये अनंत पे रखी हुई है, ये अपन ने माना। अब अनंत से वस्तु के एक तो ऊपर वाले सिरे से भी प्रकाश की किरण आएगी और इसके नीचे वाले सिरे से भी प्रकाश की किरण आएगी। तो ये प्रकाश की किरण जो आ रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये टकराकर इस अवतल दर्पण से टकराने के बाद, हालांकि यहाँ उत्तल दर्पण दे रखा है, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण ये उल्टा कर रखा है इसे, ठीक है। ये बाहरी वाली सतह को तो लेपित कर दिया, सिल्वर कोटेड कर दिया, और अंदर वाली सतह परावर्तक सतह है। और जब दर्पण के अंदर वाली सतह परावर्तक सतह होती है तो वह अवतल दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण है यहाँ पे, अवतल दर्पण है। तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। अब देख लो दोस्तों, यहाँ अवतल दर्पण में गुजर रही है, एक्चुअल में वास्तव में गुजर रही है, जबकि अभी अपन ने उत्तल दर्पण देखा तो वहां पे गुजरती हुई प्रतीत होती थी। कौन सी होती थी, गुजरती हुई, यहाँ एक्चुअल में गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो मुख्य अक्ष से समांतर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु से। इसी प्रकार से ये जो नीचे वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है यह भी परावर्तन से टकराने के बाद वापस कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु से गुजर रही है। तो ये ए से गुजर रही है और ये ए से गुजर रही है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी पे। तो जहां पे ये दोनों रेखाएं टकरा रही है वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब जो बन रहा है इसका ये बिंदुवत बन रहा है, अब वास्तव में बन रहा है, वास्तव में बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से उल्टा बनेगा और बिंदुवत बनेगा। ये अपन को ध्यान रखना है। कैसे बन रहा है, ये जो नियम अपन ने पढ़े थे अभी दर्पण प्रतिबिंब के, उन नियमों का यूज करते हुए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और यहाँ तक कोई डाउट आपके मन में नहीं चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलें, आगे बात करें तो सेकंड कंडीशन जो है उसकी बात करें तो सेकंड कंडीशन में जो वस्तु है वो सी से परे है। सी से परे यानी जो वक्रता केंद्र से है उससे दूर की ओर है, उससे बाहर की ओर है। जब देख लो सेकंड कंडीशन में ये वक्रता केंद्र यहाँ है और ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, यानी वक्रता केंद्र से परे यानी उससे बाहर की ओर वस्तु रखी हुई है। तो जब ऐसे कंडीशन होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह सी व एफ के बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे देखो जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु ए से रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, ये तीर ऊपर जा रहा था इसमें तीर नीचे आ रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और सी और एफ के बीच में बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। तो सी और एफ के बीच में बनता है और छोटा बनेगा। वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, तो वस्तु से क्या होता है, छोटा, ठीक है। यहाँ तो बिंदुवत था, यहाँ वस्तु से छोटा है और वाक्य में बन रहा है तो वास्तविक है, और उल्टा बन रहा है, यहाँ पे भी उल्टा था और यहाँ पे भी उल्टा है, ठीक है। अब कैसे बना इधर देखना, ये वस्तु ऐसे रखी हुई है तो ये आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है इधर, ठीक है। ये एक दूसरे प्रकाश की किरण इसके टॉप सिरे से ऐसे आती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, और जो वक्रता केंद्र पर आपतित होती है अभी अपन ने पढ़ा था नियमों में, वो टकराने के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये वापस उसी पथ पे लौट दी, तो ये दोनों किरणें जहां पे टकराएगी, एक तो ये वाली परावर्तित किरण और एक ये वाली परावर्तित किरण, दोनों यहाँ पे टकराएंगे, तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा, उस बिंदु को अपन इस रेखा से मिला देंगे तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ तो वह उसी रेखा पर ही था बिंदु, इसलिए उसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ तो जहाँ पे वो टकरा रही है वह बिंदु यहाँ पे नीचे है, नीचे है तो इस मुख्य अक्ष से उसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ तो उसी पे था तो मिलाने की जरूरत नहीं थी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हम आगे चलें और बात करें केस थर्ड की। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो यानी सी पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर ही बनेगा यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे सी वाले डायग्राम में ये वस्तु ए बी यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु ए बी यहाँ रखी हुई है, तो प्रतिबिंब भी यहाँ बन रहा है नीचे की ओर, उसको ए डैश बी डैश नाम दे दिया। वस्तु का नाम तो क्या है ए बी, और प्रतिबिंब यही बनेगा जहाँ पे वस्तु रखी हुई है वहां पे उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, कब होएगा ऐसा? जब बिंब यानी वस्तु कहाँ रखी हो वक्रता केंद्र। ठीक है, समान आकार का बनेगा यानी जो वस्तु का आकार है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। उसमें छोटा बन रहा था, इसमें सेम आकार का बनेगा, जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, एक्चुअल में बन रहा है, दिख रहा है हमें, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और ये तीर का निशान इधर ऊपर है तो इधर नीचे है, तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? उल्टा। तो इन तीनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ही बनेगा। यहाँ सबसे छोटा यानी बिंदुवत, या फिर उससे थोड़ा बड़ा लेकिन छोटा ही है, यहाँ पे वस्तु के बराबर का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनना चालू हो जाएंगे बाकी इन तीन कंडीशन में। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आगे चलें, आगे बात करें तो केस नंबर 4 की बात करें। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन केस अपन ने पढ़ लिए। अब वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में है। वस्तु कहाँ रखी हुई है? सी और एफ के बीच में। देखो यहाँ ये वक्रता केंद्र सी है और ये एफ है, इनके बीच में यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी से परे यानी सी से बाहर की ओर बनेगा। तो ये वक्रता केंद्र सी है, इससे बाहर की ओर ये प्रतिबिंब बन रहा है इनका। ठीक है, ये वस्तु इतनी सी है, ए बी इतनी सी है और ये ए डैश बी डैश इस वस्तु से बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और वाक्य में बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और वस्तु से उल्टा है, यहाँ पे तीर का निशान ऊपर की ओर था, यहाँ तीर का निशान नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये पांचवी कंडीशन होगी जिसके बारे में अपन ने बात करी। और यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा। फोर्थ कंडीशन के बारे में अपन ने बात करी, सॉरी पांचवी कंडीशन अपन ने नहीं पढ़ी, फोर्थ कंडीशन के बारे में अपन ने बात करी। ठीक है, अब दोस्तों पांचवी कंडीशन के बारे में अपन बात करेंगे। कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु एफ पर रखी हो यानी फोकस बिंदु पर रखी हुई हो, तो यहाँ पे देखो ये तो अपन ने बात कर ली, एक मिनट सी से परे की बात करी थी, सॉरी यार, हाँ ठीक है सही है। फोर्थ कंडीशन अपन ने बात कर ली, सी और एफ के बीच में वस्तु, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, तो यहाँ पे वस्तु सी और एफ के बीच में ही है। कंडीशन नंबर 4 की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कंडीशन नंबर 5 की, जब वस्तु कहाँ रखी हुई है? फोकस बिंदु पर रखी हुई हो, एफ पर रखी हुई हो। तो यहाँ देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है ये फोकस बिंदु एफ पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? फोकस बिंदु एफ पर। अब जब एफ पर रखी हुई रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। इसके पहले वाले में कहाँ बना था? सी से परे यानी सी से बाहर की ओर। एक बार मैं फोर्थ कंडीशन को एक बार और समझा देता हूँ आपको, ताकि ये कुछ हुआ था भी गड़बड़ बीच में तो आपको एक तो डाउट आ गया हो। ठीक है, तो वो डाउट आपको नहीं आने देंगे, वो डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों कंडीशन नंबर 4 के बारे में मैंने बात करी, जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित हो, तो यहाँ पे वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी से परे यानी सी से बाहर की ओर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब सी से बाहर की ओर बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ये छोटा है तो ये बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा कैसा बनेगा? उल्टा। अब ये कैसे बना वो अपन देखते हैं। ये ए बी वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, जो नियम हमने पढ़ा। इसके बाद एक किरण यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से जाएगी तो ये पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। ये पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से प्रतीत होगी? वक्रता केंद्र से। और ये यहाँ से टकराने के बाद वापस उसी पथ पे लौट आएगी, और ये किरण और ये किरण दोनों जहाँ पे टकराएगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों यहाँ पे टकरा रही है और इस बिंदु को मैंने इससे मिला दिया, तो ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने ऊपर पे ध्यान दिया था, जल्दीबाजी में से नीचे वाले को समझा दिया था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अपन कंडीशन नंबर 5 की बात करें। कंडीशन नंबर 5 में जो वस्तु रखी हुई रहेगी वो कहाँ रखी हुई रहेगी? फोकस बिंदु पर। कहाँ रहेगी? फोकस बिंदु पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखो इधर
इस डायग्राम में वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हुई है, तो ये प्रतिबिंब इधर आगे बन रहा है, ये डैश 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 की लाइनें आगे जा रही है, तो ये हमें पता ही नहीं है लाइनें आगे कहाँ जा रही है, तो कहाँ मिलेगी, अपन मान लेते हैं कहाँ मिलेगी, ये अनंत पर, और अनंत पर कटेगा और वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो जब फोकस बिंदु पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा, अनंत पर, और अनंत में हमें पता ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ तो बड़ा था और यहाँ क्या बनेगा, बहुत बड़ा, लेकिन वो बनेगा तो सही, हम देख नहीं पा रहे लेकिन बनेगा तो सही, ऐसा माना गया है। तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक, बहुत बड़ा, वास्तविक, और उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो इन पांचों कंडीशनों में हमें प्रतिबिंब उल्टा बनाए, सबसे पहले बिंदुवत बनाए, फिर थोड़ा सा बड़ा बनाए, फिर वस्तु के आकार का बना है, फिर बड़ा बनाए, फिर बहुत बड़ा बनाए, और लास्ट कंडीशन बच रही है कंडीशन नंबर 6, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जब वस्तु एफ व पी के बीच में रखी हुई हो, यानी फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब देना कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे ये एफ, ये एफ है, ये पी है, एफ और पी के बीच में ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो एक जो प्रकाश की किरण है, ये ध्रुव पर आपतित होती है, और जब ध्रुव पर आपतित होगी तो अपन ने कहा था मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी, मुख्य अक्ष से अभिलंब से जितना कोण बनाएगी, जैसे यहाँ इधर भी जा सकती थी, ये यहाँ इस अवतल दर्पण में इधर आएगी, लेकिन ये अगर ये उत्तल दर्पण होता तो ये इधर जाती, अवतल दर्पण में किधर आएगी, इधर। तो जिस कोण पर ये मुख्य अक्ष के साथ आपतित हो रही है, उसी कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी मुख्य अक्ष के साथ, ठीक है। तो एक किरण तो ऐसे जाएगी, ऐसे आ रही है और ऐसे जाएगी। एक दूसरी किरण, इसको मैंने इधर बढ़ाया था, वक्रता केंद्र से आ रही है, और जो वक्रता केंद्र से आती है वो टकराने के बाद वापस उसी पथ पे लौट जाती है। तो ये एक इधर जा रही है और एक इधर ये नीचे जा रही है, तो एक तो इधर ऊपर जा रही है और एक इधर नीचे जा रही है, तो ये कभी आपस में टकरा सकती है क्या, आपस में मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। तो ये इस साइड तो नहीं मिल सकती। अब मैंने इस दर्पण को इधर आगे बढ़ाया, ने बढ़ाते हुए पीछे तक ले गया मैं, डैश डैश करते हुए, तो इसको भी पीछे तक बढ़ाया और इसको भी पीछे तक बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने पर ये जिस बिंदु पर कटेगी, बढ़ाने पर एक्चुअल में नहीं बढ़ा, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये हमने डैश डैश करके मिलाया है इन्हें, और जब हम मिलाएंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अभी तक पांचों कंडीशनों में अपने आप मिल रहे थे, कहीं पे भी डैश डैश वाली लाइन हमने नहीं बढ़ाई इधर उधर, लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत पड़ी, और जब हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिली, यहाँ पे टकराई, और इस बिंदु को मैंने मुख्य अक्ष से मिला दिया, तो ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बन गया, और बढ़ाने में मिला है इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, उसकी अपन केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, और याद रखना जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा हमेशा सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा ही। अभी तक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे थे सारे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और प्रतिबिंब वस्तु तो इतनी सी थी, इतनी सी, और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। ये देख लो, यहाँ पे वस्तु में तीर का निशान ऊपर की ओर है, तो इधर प्रतिबिंब में भी तीर का निशान ऊपर की ओर है। बाकी इन पांचों कंडीशनों में तीर का निशान प्रतिबिंब का नीचे की ओर था, और इसमें कहाँ है, ऊपर की ओर। आ रहा है बच्चों फिजिक्स में मजा। इस प्रकार से फिजिक्स पढ़ी जाती है यहाँ पे स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, और वाकई में फिजिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है। सबसे मजेदार जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मजे करा देता है। अगर ढंग से नहीं पढ़ा, रट के पढ़ा, तो कुछ भी याद नहीं रहता, निगल बटा सन्नाटे का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अंतिम स्थिति नोट है। इस नोट की अपन बात करें तो केवल अंतिम स्थिति, यानी जब वस्तु एफ और पी के बीच में होगी तो अवतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये एक ही केस है, लास्ट वाला केस नंबर 6, इसे याद रखना। जब वस्तु मुख्य फोकस बिंदु एफ व ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 6 केस थे, और 6 के 6 केस के बारे में अपन ने अच्छे से बात करी। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो अब बात करेंगे समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, ठीक है। अवतल दर्पण की बात अपन ने कर चुके हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब अपन बना चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों समतल दर्पण की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो सीधा बनता है। जब कांच के अंदर अपन अपनी शक्ल देखते हैं
तो जिस प्रकार से अपन खड़े हुए हैं वैसे ही नजर आएंगे। जैसे अपना सिर ऊपर है तो कांच के अंदर देखेंगे तब भी अपना सिर ऊपर ही नजर आएगा। यह नहीं कि सिर तो नीचे हो जाएगा टांगे ऊपर हो जाएगी, उल्टे नहीं होंगे अपन। तो समतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है और हमारी जो शकल है वो शकल नजर आती है। एक्चुअल में हम कांच के अंदर थोड़ी रहते हैं, नहीं रहते ना, और एक्चुअल में कांच के अंदर नहीं रहते, हमारी परछाई होती है वो। तो प्रतिबिंब कौन सा होता है? आभासी। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी होता है, वो कौन सा होता है? सीधा होता है। ठीक है बच्चों, समान आकार का होता है। जितनी लंबाई के तुम हो उतनी लंबाई के कांच में दिखोगे। अगर तुम इतने से हो तो कांच में भी इतने से दिखोगे, अगर तुम इतने बड़े हो तो कांच में भी इतने बड़े दिखोगे। क्लियर है बच्चों? होल ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो दर्पण से दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। यानी दर्पण से, समतल दर्पण से अगर आप 5 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हो तो आपका जो सकल थोबड़ा नजर आएगा कांच के अंदर वह भी 5 मीटर की दूरी पर ही नजर आएगा। क्लियर है माहौल? ये समतल दर्पण हो गया। हालांकि उसका डायग्राम यहाँ नहीं है, वो आप कांच में सकले देखो अगर मैं उसमें डायग्राम नजर आएगा, वहीं नजर आएगा आप कैसे दिखते हो। ठीक है, कौन से मानव की तरह, दैत्यमान की तरह आप दिखते हो। मेकअप वेकअप की जरूरत है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन उत्तल दर्पण की बात करें। उत्तल दर्पण, ये जो दर्पण यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में आपको, ये उत्तल दर्पण ही है। तो जब प्रतिबिंब पीओएफ के मध्य की बात करें, जो लास्ट कंडीशन अपन ने छठी कंडीशन बात की थी, जब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य थी तो उसका प्रतिबिंब आभासी था, सीधा था। सॉरी, अवतल दर्पण की बात की थी अपन ने। अवतल दर्पण में जब पी और एफ के बीच वस्तु थी तो उसका दर्पण आभासी, उसका प्रतिबिंब आभासी था, वस्तु से बड़ा था और सीधा था। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? उत्तल दर्पण की। किसकी की जा रही है? उत्तल दर्पण की। तो ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीओएफ के मध्य बनेगा। वहां तो वस्तु थी, पीओएफ के मध्य उस अवतल दर्पण में तो वस्तु रखी हुई थी और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रखा हुआ था। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा पीओएफ के मध्य, तो ठीक है। और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अभी याद कर लो, इसके भी कंडीशन आएगी जब अपन बात करेंगे। और उपयोग कहाँ किया जाता है उत्तल दर्पण का, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यह इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वाहनों में साइड मिरर, जो अपन 4 व्हीलर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, उसमें जो साइड का कांच होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा उत्तल दर्पण में वो कहाँ बनेगा? पी व एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? पी व एफ के बीच में। ये पी रहेगा, ये एफ रहेगा। कैसे रहेगा वो अभी हम बात करेंगे, बस ध्यान रख लो आप। प्रतिबिंब पी व एफ के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वह छोटा बनेगा। जैसे इसकी मैं बात करूं, जब अपन 4 व्हीलर चला रहे हैं और वहां से ट्रक वाला आ रहा है पीछे से, तो वो इतने से कांच में अपन को पूरा ट्रक नजर आ जाता है। आता नहीं आता? तो ट्रक तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन इतने से कांच में नजर आ जाता है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा, नहीं बन रहा? बन रहा है। और कांच के अंदर ट्रक नजर आ गया तो कांच के अंदर ट्रक थोड़ी बैठा हुआ है क्या? कांच के अंदर चल रहा है ट्रक? नहीं चल रहा। तो वह एक्चुअल में नहीं चल रहा, वह हमने आभास किया है, दिख रहा है उसकी परछाई। तो वो कौन सा होगा? आभासी। ट्रक जैसा चल रहा है वैसा ही नजर आएगा। ये थोड़ी देर ट्रक के पहिए ऊपर नजर आ जाएंगे और ऊपर वाला पोर्शन नीचे नजर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि किस प्रकार से छोटा बनेगा। क्लियर है पिक्चर यहाँ तक? और कहाँ बनेगा ये याद रखना, पी व एफ के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में छठी कंडीशन में वस्तु रखी हुई थी पी और एफ के बीच में, और उत्तल दर्पण में पी व एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? तो अपन ने अवतल दर्पण की बात करी, समतल दर्पण की बात करी और उत्तल दर्पण की बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दर्पण सूत्र क्या होता है और उसके उपयोग क्या होते हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है। क्या है? ये दर्पण सूत्र। जहाँ स्मॉल f जो है वो फोकस दूरी, ये भी 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इस पर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है। इन तीनों में से किसी 2 का मान दे देगा, तीसरे का पूछ लेगा, या तो u का और v का मान दे देगा और f का मान पूछ लेगा।
ये यू है, याद रखना। ठीक है, यू क्या होता है? यू जो होता है दोस्तों, वह ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है? यू होती है। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? वी होती है। ध्रुव से वस्तु की दूरी तो यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, और एफ फोकस दूरी होती है। तो ये क्या है, लिख देता हूं मैं यहां से, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये क्या है बच्चों? ये है वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। क्या है ये? वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? मात्रा वगैरह आप देख लेना, छोटी बड़ी कौन सी लगती है, हिंदी का ज्ञान आप लोगों को इतना नहीं। ठीक है, और एफ क्या है? फोकस दूरी। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, क्या है ये? फोकस दूरी। तो याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है या इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यू और वी का मान दे देगा, एफ का मान पूछ लेगा, या एफ वी का मान दे देगा, यू का मान पूछ लेगा। इन तीनों टर्म्स में से कोई से भी दो टर्म्स का मान दे देगा, और तीसरी टर्म से पूछ लेगा। तो यू ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तो वी है, और वस्तु की प्रतिबिंब से नहीं, ध्रुव से, सॉरी, वस्तु की किससे दूरी है? ध्रुव से। वस्तु की ध्रुव से दूरी, तो वस्तु की ध्रुव से दूरी तो यू कहलाती है, और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी वी कहलाती है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, वस्तु की ध्रुव से दूरी तो यू कहलाती है, और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी वी कहलाती है। ये याद रखना। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं चल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आवर्धन समता। आवर्धन समता का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एम बराबर फॉर्मूला एक तो होता है आई अपॉन ओ। क्या होता है? आई अपॉन ओ, और एक फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पे जो आई है वो प्रतिबिंब की लंबाई है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। आई जो है वह है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या है बच्चों? ओ है वस्तु की लंबाई, क्योंकि, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एम बराबर आई अपॉन ओ। आई है प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ है वस्तु की लंबाई। और एक फॉर्मूला और होता है आवर्धन का, या तो ये होता है या माइनस वी अपॉन यू होता है। और वी क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और यू क्या है? वस्तु की ध्रुव से दूरी। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना आवर्धन समता का। यानी आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बना रहा है, प्रतिबिंब बनाने की क्षमता दर्पण के अंदर किस प्रकार की है, उसे बोला जाता है आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट आपके मन में नहीं चल रहा होगा। इसके बाद दोस्तों अपन आगे बात करें तो दर्पण के उपयोग, कौन से दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अपन समतल दर्पण की बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन हेतु चेहरा देखने में, ठीक है, जैसे घरों में मैंने बताया था आपको, कांच में अपनी शकल देखनी हो, थोपड़ा देखना हो अपना, तो वहां पे समतल दर्पण का यूज किया जाता है। सेकंड, उत्तल दर्पण के बारे बात करें तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। और थर्ड, अवतल दर्पण की बात करें तो जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांतों का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं, वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई होता है वह भी अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं। और जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट यूज की जाती है, ये वाहनों में, इनमें जहाज जो होते हैं वहां भी यूज की जाती है, तो उनमें कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो कौन से दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना काफी है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से बच्चों आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने बात करी, टोटल 24 स्लाइडें ये हैं। टोटल कितनी स्लाइड है पीपीटी में? 25 स्लाइड है। 25 स्लाइडों में से 12वीं स्लाइड अपन, 12 स्लाइड अपन पढ़ चुके, 11 स्लाइड पढ़ चुके हैं, ये 12वीं स्लाइड है। यानी दोस्तों आधा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। ठीक है, तो आशा करता हूं
इस सेशन के दौरान अपन ने जो भी पढ़ा है, जो भी कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक क्लास में और लेने वाला हूं अभी कुछ ही देर बाद। ठीक है, उस क्लास में बचा हुआ आधा चैप्टर अपन और पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, किस प्रकार से आपको समझ में आया, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। डाउट क्लास में आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है, या रिप्लाई के माध्यम से कर दूंगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपके एग्जाम अच्छे जाए और बढ़िया रिजल्ट के साथ आप पॉलिटेक्निक करें। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।